हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे लगभग सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चंस तो पक्का ही मिल जाते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं जिसमें सेंसस से क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों। और सबसे बड़ी बात कि सेंसस जो है अभी इसका आंकड़ा अभी तो नहीं बदल रहा, क्योंकि जब से 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन हुई नहीं। और उसका जो आंकड़ा है वो कब आएगा अभी उसका कोई डेट भी फिक्स नहीं है। तो अभी हम लोग 2011 की जो जनगणना है उसी को कर रहे हैं, उसी से जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिए और साथ में इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना आज का जो सेशन है। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोगों को मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अन्य वीडियोस के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम सेंसस देखने वाले हैं। सेंसस यानी कि जनगणना। और ये कब का है? तो ये 2011 में जनगणना हुई थी। तो जनगणना में हम लोग क्या देखेंगे? जनगणना में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब जो जनसंख्या है पढ़ी लिखी कौन सी है, कहाँ की जनसंख्या है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में क्या पोजीशन रखते हैं, और मतलब हमारे भारत देश में टोटल जो पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हम आज इस जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेंसस ये कब का है? 2011 का है, इसको हम बता ही चुके हैं। अब देखेंगे कि कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि सर्वप्रथम अगर जनगणना की बात की जाए कि जो सर्वप्रथम जनगणना की गई थी कब की गई थी, तो 1749 में की गई थी। और किस देश ने किया था? तो स्वीडन ने किया था। तो पूरे वर्ल्ड में सर्वप्रथम अगर जनगणना कहीं की गई थी तो वो स्वीडन के द्वारा की गई थी 1749 में। आगे देखेंगे, चूँकि अपने यहाँ भारत देश में जो है जनगणना स्टार्ट करने का श्रेय जो जाता है वो ब्रिटिशर्स को ही जाता है, यानी कि ब्रिटेन के जो हम लोग ब्रिटेन का उपनिवेश थे उसी टाइम पे जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो हमें ये भी तो जानना चाहिए ना कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो वहाँ पे 1801 में पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दशकीय जनगणना मतलब की जाती है, यानी कि हर 10 साल के अंतराल पे जो गणना की जाती है, ये सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम ये जनगणना कराई गई थी 1890 में। तो ये तो कुछ वर्ल्ड लेवल पे जनगणना से रिलेटेड जानकारी थी। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। जैसे भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना कराई गई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में कराई गई थी। कब? 1872 में। ये क्वेश्चन 2023 का जो यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2023 में, तो याद रखिएगा। हम लोग इसके बाद ना अभी 5 क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इससे। और दूसरा अगर देखेंगे कि भारत में जो दशकीय जनगणना है ये कब से स्टार्ट हुई, यानी हर 10 साल के अंतराल पे जो जनगणना कराने का विचार है ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1881 में स्टार्ट हुआ। किसके टाइम पीरियड में? तो उस टाइम पे रिपन थे हमारे यहाँ, उनके टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। फिर आगे देखेंगे कि जो भारत की जनसंख्या है वो वर्ल्ड में टोटल, अगर हम वर्ल्ड की जो जनसंख्या है उसको 100 मान लें तो उस 100 में 17.5 यानी 17.5% की जो हिस्सेदारी है वो किसकी है? तो वो हमारे प्यारे भारत देश की यानी कि इंडिया के हैं। फिर हम देखेंगे जो भारत की वर्तमान में जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से, अगर 6 देशों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो वो बराबरी करवाएंगे भारत की जनसंख्या को। तो भारत को हल्के में ना लें। तो वो कौन कौन से देश हैं? जैसे यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, अगर इनकी जो है जनसंख्या को मिला लेंगे तब जा कर के हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो कंप्लीट हो पाएगी। आगे देखते हैं। और 2001 से 2011 के मध्य में जो टोटल जनसंख्या रही है, जनसंख्या वृद्धि वो कितनी रही है? तो 18.5 करोड़ की वृद्धि हुई, यानी कि 2001 में जितनी जनसंख्या थी उसमें प्लस कितना हुआ है? तो 18.5 करोड़, जो कि किसके बराबर है? तो 17.7% के बराबर है। और वार्षिक वृद्धि दर अगर देखी जाए, यानी कि 2001 से 2011 के मध्य में कितनी वार्षिक वृद्धि दर रही है? तो 1.64% रही है।
तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इसको याद रखिएगा। आप देखेंगे कि अगर 1911 से 1921 के मध्य में जो दशक था, इन 10 मतलब कि 10 साल का जो अंतर मतलब होता है बीच का समय, उसको दशक बोलते हैं। तो वो 1911 से 1921 के दशक में जो जनसंख्या है उसमें देखेंगे कि घट गई थी। कितनी घटी थी? तो 0.31% जो है जनसंख्या वो घट गई थी। यानी कि वैसे तो जनसंख्या वृद्धि होती है, लेकिन 1911 से 21 के मध्य 0.31% जो है जो जनसंख्या थी वो घट गई थी। और इसी कारण से ये क्वेश्चन कई बार बना है कि महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? तो 1921 जो है इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे देखेंगे, अब सारी चीज़ें अब हम लिख लिख के करेंगे, तो आप लोग आराम से नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जो जनगणना है किसके द्वारा कराई जाती है? तो जो हमारा आर्टिकल 246 है इसमें बताया गया है कि जो जनगणना है ये केंद्र सरकार यानी केंद्र सूची का विषय है। सूची की बात अगर करेंगे तो 7वीं अनुसूची में ये जो बंटवारा किया गया है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में, वहाँ में जो केंद्र सूची है उसका विषय है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराई जाएगी। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 246 में। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 1948 में क्या हुआ था? तो जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। जनगणना जो अधिनियम पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था? 1948 में। और ये जो जनगणना का आयोजन है ये किसके द्वारा कराया जाता है? तो जनगणना का जो आयोजन है वो महारजिस्ट्रार के द्वारा करवाया जाता है, महारजिस्ट्रार के द्वारा। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये हुआ था जनगणना, उस टाइम पे रजिस्ट्रार कौन थे? यानी 2011 में तो डॉक्टर सी चंद्रमौली जो हैं वो कौन थे? तो वो हमारे रजिस्ट्रार थे जिनके द्वारा ये जो जनगणना है ये संपन्न करवाई गई थी। अब हम देख लेते हैं 5 राज्य जो जनगणना की दृष्टि से जनगणना नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 5 जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहले तो अपना प्यारा यूपी ही आएगा। यूपी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिए बैठा है। फिर आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र आ जाता है। तीसरे पे कौन आएगा? तीसरे पे आ जाएगा बिहार। और चौथे पे कौन आता है? चौथे पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल। और 5वें पोजीशन पे कौन आएगा? तो 5वें पोजीशन पे आता है आंध्रा। तो आपसे पूछा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 5 जो बड़े स्टेट्स हैं वो कौन है? तो ये अवरोही क्रम में हमने लगाया। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश। फिर आप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जो राज्य हैं, 4 राज्यों को उसमें देख लेते हैं। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो किसकी है? सिक्किम की है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मतलब जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है। तो अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा पूछा जाए तो आप गोवा टिक करेंगे, लेकिन अगर जनसंख्या की बात आएगी तो सिक्किम है जो सबसे कम जनसंख्या वाला है। और सिक्किम से ज़्यादा जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी? यानी सेकंड पे कौन है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे पे कौन आता है? तीसरे पे आ जाएगा फिर गोवा। और चौथे पे आपको नागालैंड मिल जाएगा। तो चौथे पे कौन है? चौथे पे है नागालैंड। तो ये 4 जो है स्टेट्स हैं कम जनसंख्या वाले। फिर आप आगे देखते हैं, सर्वाधिक जो वृद्धि दर वाले स्टेट्स रहे हैं इन्हें हम देखेंगे। सर्वाधिक जो वृद्धि दर, तो पहले तो इसमें ये देखिए कि इसमें हम लोग स्टेट्स भी देखेंगे और यूनियन टेरिटरी भी देखेंगे। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा है उसमें अगर हम राज्य की बात करेंगे यानी कि स्टेट की बात करेंगे तो कहाँ देखी गई है? तो राज्य में आप एक सेकंड, पहले यूनियन टेरिटरी में अगर देखेंगे तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है यूनियन टेरिटरी में वो दादरा नागर हवेली में रही है। दादरा नागर हवेली में रही है। दादरा नागर हवेली में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई। और सबसे कम कहाँ रही है? तो सबसे कम अगर आप देखेंगे यानी कि अगर कल पूछ लिया जाए कि सबसे कम जो रही वो कहाँ रही है तो ये नागालैंड में रही है। और नागालैंड में आप देखेंगे कि जो जनसंख्या है वो कम हो गई थी। कितनी कम हो गई थी? तो माइनस में 0.6%, माइनस दैट मीन्स घट गई थी। कितनी? तो 0.6% घट गई थी। आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखेंगे एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम आगे देखेंगे कि जो मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है उसमें कौन कौन आएगा? तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ये महाराष्ट्र का जिला है। महाराष्ट्र का जिला है ठाणे। तो अगर ज़िले की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा वो मतलब कि जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है तो महाराष्ट्र का ठाणे है। अगर पूछ ले कि न्यूनतम जनसंख्या के साथ जो ज़िला है वो कौन सा है तो न्यूनतम में आपको अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला मिलेगा और उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी।
तो ये जो दिबांग घाटी है ये अरुणाचल प्रदेश का है और अरुणाचल प्रदेश का जिला है जहाँ पे सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे क्या, तो मतलब जो घटता क्रम है वो यूनियन टेरिटरीज का घटता क्रम देखेंगे, जहाँ पहले तो क्या रहेगा, पहले रहेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, देन उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे जो अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम में यूनियन टेरिटरीज में जो जनसंख्या है वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप मतलब जनसंख्या देखेंगे कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो अवरोही क्रम में ही देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दिल्ली में है। दूसरे पे कौन आएगा, दूसरे पे आता है पुदुचेरी, दूसरे पे पुदुचेरी आएगा। तीसरे पे आप देखेंगे अंडमान आएगा, अंडमान जो है वो तीसरे पे आएगा। और चौथे पे कौन आ जाएगा, तो चौथे पे आपको दादरा मिल जाएगा, दादरा नागर हवेली। और जो है पाँचवें पे कौन आएगा, तो पाँचवें पे आएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ का मतलब पाँचवें पे आ जाएगा। छठे पे आप देखेंगे दमन दीव आएगा, दमन दीव। और ध्यान रखना है दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव उस टाइम पे अलग अलग थे, वर्तमान में इनको एक कर दिया गया है। तो इधर हमने देखा कि चौथे नंबर पे आ रहा था जनसंख्या में कौन, दादरा, और जो है छठे नंबर पे आ रहा है दमन। और लास्ट में आप देखेंगे कौन आएगा, तो लास्ट में आएगा लक्षद्वीप। तो ये जो लक्षद्वीप है ये आएगा लास्ट में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अपना लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या है ये पहले पता होना चाहिए कि ये जो रेशियो है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, तो इसके बारे में आप देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें केवल यही आंकड़े देखे जाते हैं कि 1000 पुरुष में, किसी भी एरिया में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पे महिलाएं कितनी हैं, यही आपको लिंगानुपात में देखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि भारत देश का लिंगानुपात टोटल है कितना, भारत का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। तो ये जो भारत का सेक्स रेशियो है ये आपको मिल जाएगा 943 यानी कि 943, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो 943 महिलाएं हैं, ठीक। ये रहा हमारे भारत देश का सेक्स रेशियो। आप आगे देखेंगे कि 1901 से ही लगातार जो लिंगानुपात है उसमें कमी हो रही है। कब से, तो 1901 से लगातार कमी ही हो रही है, लगातार आपको कमी दिखेगी। तो इस देख लेते हैं 1901 में टोटल कितना था, 1901 में 972 था, 1901 में 972 लिंगानुपात था। अगर 1991 की बात करें, 1991 में कितना था, तो 927 था। और 972 के साथ ये सर्वाधिक था, यानी कि 1901 में जो लिंगानुपात था वो 972 था और 972 के साथ ये सर्वाधिक था। यानी कि इसके बाद आप देखेंगे कि निरंतर जो है घटोतरी ही हुई है, बढ़त आपको नहीं दिखेगी। तो 1991 में कितना था, 927, और ये न्यूनतम है आज तक का। सबसे कम जो जनसंख्या में आप देखेंगे सेक्स रेशियो रहा है वो कब रहा है, तो वो 1991 की जनगणना में ही रिकॉर्ड किया गया। और 2001 मतलब कि 2011 है उसको देखेंगे कि 2011 में जो सेक्स रेशियो रहा है वो कितना रहा है, तो वो 943 रहा है। तो ये कुछ आंकड़े हैं लिंगानुपात से संबंधित। अभी इसको और हम डिटेल में देखेंगे। ये तो एक ओवरव्यू है कि आपको पता रहे कि ओवरऑल जो लिंगानुपात है भारत का वो कितना है, तो 943। फिर अब हम देख लेते हैं शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य, यानी कि सेक्स रेशियो के मामले में जो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य। तो हम लिख लिख के बता रहे हैं, इससे आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं। थोड़ा टाइम भले लग जाएगा लेकिन आपके पास आपके खुद के नोट्स हो जाएंगे। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम यूनियन टेरिटरी भी देखेंगे। पहले तो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य देखेंगे, फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य देखेंगे, उसके बाद यूनियन टेरिटरी पे आएंगे। तो जब शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात मिलेगा वो किसका मिलेगा, तो केरल का मिलेगा। और केरल का कितना है आपको ये भी पता होना चाहिए, 1084 है। उसके बाद इससे कम है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का कितना है, तमिलनाडु, और इसका कितना है, इसका आप देखेंगे कि 996 है। तीसरे पोजीशन पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, और इसका कितना है लिंगानुपात, इसका लिंगानुपात है 993। चौथे पोजीशन पे आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो ये आपको 991 मिल जाएगा। और फिर पाँचवें पोजीशन पे आता है मेघालय, जिसका लिंगानुपात 989 है। तो 4 लोगों को याद रखिए, बहुत है, कितना कुछ पढ़ा जाए। आगे देख लेते हैं कि जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो कौन से हैं। तो इसको डिलीट कर देंगे तब तो बताएंगे। तो
न्यूनतम जो लिंगानुपात वाला राज्य है, आप देखेंगे कि एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हरियाणा को लेकर के कि यद्यपि जो है वो वैसे तो बहुत डेवलप है, लेकिन उसके बाद भी जब आप लिंगानुपात की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिसड्डी है। और ऐसा जो राज्य है वो कौन है, तो वो हरियाणा है। वो हरियाणा जो है वो इकोनॉमिक रूप से काफ़ी डेवलप है, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि लिंगानुपात बिल्कुल कम है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो शीर्ष लिंगानुपात वाले हमने देख लिया, अब हम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उन्हें देखने वाले हैं कि जो न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम ये कौन सा है। तो सबसे कम आप देखेंगे कि हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, और है कितना हरियाणा का, तो 879, यानी 879 के साथ जो हरियाणा है वो भारत देश में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। दूसरे पे अब अभी जब जम्मू कश्मीर दूसरे पे आ रहा है, उस टाइम पे 2011 में जब जनगणना हुई थी तब जम्मू कश्मीर राज्य था। 2019 के बाद से इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी है, तो जो नई जनगणना होगी उसमें उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया जाएगा। अभी तो वो जो 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको किस में शामिल करेंगे, इसको हम लोग राज्य में शामिल करेंगे। और दूसरे पोजीशन पे कौन आ रहा है, जम्मू कश्मीर, और इनका जो लिंगानुपात है वो कितना था, तो 889 था। तीसरे पे आप देखेंगे कि सिक्किम आता है, सिक्किम, और जो सिक्किम का लिंगानुपात है ये कितना है, तो सिक्किम का लिंगानुपात है 899। और चौथे पे आएगा आपका पंजाब, पंजाब जो है वो चौथे पे आएगा, और पंजाब का लिंगानुपात कितना है एग्जैक्टली, तो ये 895 के साथ लिंगानुपात के मामले में चौथे पोजीशन पे है। पांचवें पोजीशन पे अपना प्यारा यूपी आता है, और यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912। आप देखिए कि यूपी का जो लिंगानुपात है वो 912 है। आपको कल से मतलब कि कल को आपसे पूछा जा सकता है कि जो जनगणना 2011 है उसमें लिंगानुपात के मामले में क्या उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो देश के लिंगानुपात से कम है या ज़्यादा। तो साफ साफ दिख रहा है कि भारत देश का जो लिंगानुपात है वो 943 है और उत्तर प्रदेश का 912 है। तो भारत देश का जो लिंगानुपात है वो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से अधिक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े रहे। अब हम देख लेते हैं आगे। तो आगे आप देखेंगे ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनको, तो लिंगानुपात के मामले में यानी सेक्स रेशियो के मामले में जो यूनियन टेरिटरीज की मतलब यूटीज की जो पोजीशन है उन्हें हम देख लेते हैं। तो लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे पहले तो हम घटता क्रम देखेंगे, यानी कि जो अवरोही क्रम है उसको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, फिर सबसे कम कहाँ है, ये सारी चीज़ें अब हमें देखना है। तो चूँकि 8 ही जो है यूनियन टेरिटरीज, उस टाइम पे तो केवल 8 भी नहीं थी, इवन उस टाइम पे तो 7 ही थी। तो जब उस टाइम पे 7 थी तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं, सातों को एक बार हम मतलब अवरोही क्रम में देख ले रहे हैं, तो इससे आपको पता हो जाएगा आरोही क्रम क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात किसी जो है यूनियन टेरिटरी में रहा है तो वो कहाँ पे रहा है, तो वो पुदुचेरी में रहा है। पुदुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है, और कितना रहा है, तो ये आप देखेंगे कि 1037 रहा है। कितना, तो 1037 रहा है पुदुचेरी का लिंगानुपात। सेकंड पे कौन आएगा, सेकंड पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप, लक्ष जो द्वीप है ये लक्षद्वीप जो है वो मिलेगा, और इसका लिंगानुपात कितना है, तो इसका जो लिंगानुपात है वो है 947। तीसरे पे आप देखेंगे अंडमान निकोबार जो है अंडमान वो आएगा, और इसका लिंगानुपात कितना है, तो अंडमान का जो लिंगानुपात है वो 876 है। चौथे पोजीशन पे कौन आएगा, चौथे पोजीशन पे आपको दिल्ली मिलेगा। अब देखिए दिल्ली वैसे तो बहुत डेवलप है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में आप देखिए कि फिसड्डी है। कहाँ पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे आ रहा है, 868 यहाँ का लिंगानुपात है। आगे आप देखेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो 5वें पोजीशन पे आता है चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़, और इसका जो लिंगानुपात है ये कितना है, तो 818 रहा। और आगे देखेंगे दादरा, जो दादरा नागर हवेली है, इसका लिंगानुपात कितना रहा, तो इसका लिंगानुपात रहा 774। और इसके साथ साथ लास्ट में आप देखेंगे कि जो दमन दीव है इसका लिंगानुपात, दमन जो दीव है उसका जो लिंगानुपात है वो कितना रहा, तो 618 इसका लिंगानुपात रहा। तो ये 6 रेशियो में जो यूनियन टेरिटरीज हैं इसका हमने अवरोही क्रम देखा कि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो पुदुचेरी का रहा, और सबसे कम जो यूनियन टेरिटरी में मतलब कि सेक्स रेशियो रहा वो दमन दीव का रहा। कितना, 618। दिल्ली इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दिल्ली यानी अपनी राजधानी जो है उसका लिंगानुपात कितना रहा अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, तो ये हो जाएगा 868। आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की अगर हम बात कर लें कि जो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाले जिले रहे हैं वो कौन से रहे हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि जो पुदुचेरी का माहे जिला है, माहे जिला जो है वो पुदुचेरी का है, और यहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया कितना, तो 1176।
और दूसरे पे कौन आता है, तो दूसरे पे अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा, और ये अल्मोड़ा है कहाँ का, तो ये जो अल्मोड़ा है ये उत्तराखंड का है और इसका जो है कितना रहा सेक्स रेशियो, तो 1139। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहा। अब हम देख लेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से रहे सॉरी, तो जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले रहे हैं, लिंगानुपात वाले जिले ये कौन से रहे हैं, तो अभी देखते हैं एक सेकंड में। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में आप देखेंगे कि जो दमन दीव है उसका लिंगानुपात सबसे कम रहा है, दमन दीव का, और कितना रहा है 533, यानी कि 1000 पुरुषों पे वहाँ 533 महिलाएं हैं। और दूसरे पे आप देखेंगे कौन है, तो दूसरे पे सॉरी, तो दूसरे पे आपको लेह लद्दाख का, जम्मू कश्मीर उस टाइम पे एक ही था, अभी तो सब अलग अलग हो चुके हैं। तो लेह लद्दाख का रहा और इसका था कितना 583, यानी लेह लद्दाख में 1000 पुरुषों पे 583 महिलाएं थी। अब हम देखेंगे कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 0 से जो 6 साल के बच्चे होते हैं, इनके जो लिंगानुपात में क्या पोजीशन रही है इसको, तो इनका जो सेक्स रेशियो रहा है इसको देख लेते हैं। और इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं, अभी हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे भी। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो रहा है बच्चों में वो कहाँ पे रहा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, और कितना रहा है 972। दूसरे पोजीशन पे कौन है, दूसरे पोजीशन पे आप देखेंगे कि जो मिज़ोरम और मेघालय है, यानी कि मिज़ोरम और जो मेघालय है, मेघालय, इन दोनों की ही पोजीशन एक जैसी रही है, दोनों का ही लिंगानुपात कितना रहा है 970 रहा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो ये 969 है। चौथे नंबर पे आपको मिलेगा केरला। अब देखिए जो केरल है, वैसे तो आप देखेंगे कि एजुकेशन के मामले में हर मामले में आपको भी दिखेगा कि टॉप पे रहता है, लेकिन लिंगानुपात बच्चों का जब आया तो इसकी भी जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ गई, 4th पोजीशन पे। तो ये 964 जो है पोजीशन 964 है, वहाँ पे बच्चे हैं, यानी कि 0 से 6 साल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ अगर आप देखेंगे कि 1000 अगर मेल पैदा हो रहे हैं तो उसमें 964 फीमेल्स हैं। ठीक, और आगे देखेंगे कि जो न्यूनतम जो मतलब कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, अभी तो हमने देखा कि अधिकतर कहाँ पे हैं। अब हम 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें देखेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। तो न्यूनतम जो सेक्स रेशियो है ये कहाँ रहा, इसको अब हम देख लेते हैं। तो सबसे कम, जैसा कि पहले से ही देख रहे हैं, हरियाणा, तो ये लिंगानुपात में फिसड्डी के मामले में आपको हरियाणा हर जगह टॉप पे दिखेगा। तो सबसे कम 0 से 6 साल के बच्चों में भी लिंगानुपात कम, सबसे कम किसका है, हरियाणा का है, और कितना है 834। आगे आप देखेंगे कि जो पंजाब है, पंजाब दूसरे पोजीशन पे पंजाब आएगा, और पंजाब का कितना है, तो हरियाणा से तो ज़्यादा ही है 846। और तीसरे पे आप देखिए कि जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का कितना है, तो जम्मू कश्मीर का है 862। चौथे नंबर पे आप देखेंगे कि राजस्थान आएगा, राजस्थान, और राजस्थान में कितना है 882। तो ये तो हमने देखा कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात अधिक कहाँ रहा और कम कहाँ रहा। तो इसके लिए वो भी देख लेते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है, कहाँ पे आपको शीर्ष लिंगानुपात मिलेगा और कहाँ पे सबसे कम। तो जो यूनियन टेरिटरी आपको अंडमान मिलेगी, यानी कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, यहाँ के जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं पे आपको मिलेगा, कितना है 968 है। और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे आपको पुदुचेरी मिल जाएगा, पुदुचेरी जो है वो दूसरे नंबर पे है, और यहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो 967 है यहाँ का लिंगानुपात। अब अगर न्यूनतम 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका न्यूनतम लिंगानुपात देखेंगे कहाँ, यूनियन टेरिटरीज़ में न्यूनतम लिंगानुपात 0 से 6 साल के बच्चों में, तो ये आपको सबसे कम तो वही मिलेगा जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड आपको पता ही है कि दिल्ली जो है, हर मामले में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड वही है। तो दिल्ली का कितना है, यानी कि दिल्ली का कितना है, तो 871 जो है, यानी कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो 1000 पुरुषों में टोटल 871 महिलाएं हैं। और अब दूसरे पे आपको देखेगा चंडीगढ़, तो जो चंडीगढ़ है यहाँ आप देखेंगे यहाँ कितना है, तो चंडीगढ़ का जो लिंगानुपात है वो 880 है। बच्चों की बात हो रही है, बड़ों की बात नहीं हो रही। अब हम देखेंगे 2011 में जो 0 से 6 साल के बच्चे थे उनका ओवरऑल लिंगानुपात कितना था। तो 2011 में 0 से जो 6 साल के बच्चे रहे हैं इनका ओवरऑल जो सेक्स रेशियो रहा है वो टोटल कितना रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा 919। ठीक है, अब
तो ये तो रहा सेक्स रेशियो की बात। अब हम एजुकेशन से रिलेटेड जो आंकड़े आए हैं उनको देख लेंगे। अगर टीचिंग एग्जाम्स देना है तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो आंकड़े आते हैं या ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं टीचिंग एग्जाम्स में वो इसी मतलब कि जो साक्षरता है उसी से बनता है। तो अपने यहाँ जो साक्षरता का क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल सा भैया कि आप 7 साल के हो, आपको पढ़ना लिखना, अपना नाम हो किसी एक लैंग्वेज में लिखना आता है तो आप साक्षर हो। इसी क्राइटेरिया पे ये आंकड़े निकाले गए हैं। बाकी अगर आप बहुत डिटेल में जाके देखेंगे कि आप भैया ग्रेजुएशन किए हो नहीं किए हो, इंटर पास किए हो कि नहीं किए हो, ये सब आंकड़े लिए ही नहीं गए हैं, तो आपको भी बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो चलिए देखते हैं साक्षरता को। साक्षरता देख लेंगे अब। तो ये जो साक्षरता है इसमें आप देखेंगे कि 1951 में सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे कम अगर साक्षरता कभी रिकॉर्ड की गई है तो वो 1951 में रिकॉर्ड की गई थी। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे यहाँ जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो 1951 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम पे साक्षरता कितनी थी, तो केवल 18.33% जो जनसंख्या थी वो साक्षर थी। फिर 2011 में फिर जो है 2001 का देखेंगे पहले। 2001 में कितनी जनसंख्या साक्षर हो गई, तो ये जनसंख्या जो बढ़ ही करके कितना हो गई 64.8% जो जनसंख्या है वो साक्षर हो गई। फिर आप देखेंगे जो 2011 के आंकड़े आए उसमें मतलब कि 2001 से 2011 के मध्य 8.16% की वृद्धि हुई और टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर हो गई, तो 73% जनसंख्या साक्षर हो गई। तो 2011 का जो जनगणना हुआ है उसके जो आंकड़े आए हैं उसमें भारत देश की साक्षरता कितने परसेंटेज है, तो 73% है। और आप देखेंगे कि जो साक्षर जनसंख्या है उसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो 36.15% की वृद्धि हुई है। तो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें पुरुष तथा महिलाओं में साक्षर जनसंख्या परसेंटेज की जो वृद्धि रही है कौन रहा है, तो अगर आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से पुरुष साक्षरता बढ़ी है या महिला साक्षरता, तो जो महिला साक्षरता है उसमें वृद्धि देखी गई है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर जिला। तो जो सर्वाधिक साक्षर जिला है ये मिजोरम का सरचिप है। मिजोरम का जो सरचिप जिला है ये सर्वाधिक साक्षर जिला है। और अगर न्यूनतम साक्षर जिला की बात करेंगे तो न्यूनतम जो साक्षर जिला है वो कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षर जिला है। टोटल साक्षरता भी हमने देखा कि 73% है। अगर उसमें फीमेल और मेल की बात करेंगे तो फीमेल साक्षरता कितनी है, मेल साक्षरता यानी कि महिला साक्षरता टोटल कितनी है, तो 80.9% जो है सॉरी ये पुरुष साक्षरता है। मतलब कि एक सेकंड इसको डिलीट ही कर देते हैं, गलत हो गया। तो पहले पुरुष साक्षरता हम बता रहे थे तो इस वजह से थोड़ी सी गलती हो गई। तो पहले पुरुष साक्षरता ही देख लेंगे कि जो मेल साक्षरता है वो कितनी है, तो मेल साक्षरता आप देखेंगे कि 80.9% है। जबकि जो फीमेल साक्षरता यानी महिला साक्षरता है वो कितनी है, तो 64.6% है। और अगर महिला कल को आपसे पूछ लें कि महिला और पुरुष के मध्य जो साक्षरता है उसमें अंतर कितना है, तो ये 16.3% हो जाएगा। कितना, 16.3%। आगे देखते हैं शीर्ष साक्षरता वाले जो राज्य रहे हैं वो। तो जो शीर्ष साक्षरता वाले राज्य हैं उसमें आप देखेंगे कि केरल जो है वो टॉप पे है, शीर्ष साक्षरता वाले राज्य। और इसमें जो सबसे पहले नंबर आएगा वो तो केरल का ही आ जाएगा। केरल सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। दूसरे पे आपको मिज़ोरम मिलेगा, मिज़ोरम। तीसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे आपको गोवा मिल जाएगा, गोवा। और चौथे पे कौन आएगा, चौथे पे आएगा त्रिपुरा। और 5वें नंबर पे आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। तो ये सर्वाधिक है यानी कि सर्वाधिक साक्षर वाले ज़िले हैं। अब देख लेते हैं न्यूनतम साक्षर जिले कौन से हैं। तो जो न्यूनतम साक्षर जिले हैं उसमें आपको सबसे पहले तो अपना पड़ोसी मिल जाएगा बिहार। तो सबसे कम अगर साक्षरता कहीं है तो बिहार में है। उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखेगी, अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे पे कौन है, तीसरे पे आपको राजस्थान ही मिल जाएगा। और चौथे पे कौन है, तो चौथे पे आपको झारखंड मिल जाएगा। तो ये 4 जो है सबसे कम साक्षरता वाले राज्य हैं। कौन कौन, तो सबसे कम साक्षरता बिहार में है, फिर अरुणाचल प्रदेश उससे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा राजस्थान में है, राजस्थान से ज़्यादा झारखंड में। और ये जो मैंने निशान बनाया है इसका मतलब होता है कमी का। और ये जो मतलब कि निशान है ये ग्रेटर देन का होता है। तो अब जैसे केरल और मिजोरम के मध्य में ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि केरल की जो साक्षरता है वो अधिक है मिजोरम से। और यहाँ पे यही चीज़ इस साइड लग गई है तो बिहार जो है वो
अरुणाचल प्रदेश की जो साक्षरता है वो बिहार से अधिक है। तो ये जिस साइड रहेगा, जिसकी तरफ मतलब इसका मुंह रहेगा, समझिएगा कि वो अधिक है। तो ये हमने देखा कि न्यूनतम साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं। अब हम यूनियन टेरिटरी को देख लेते हैं कि जो सर्वाधिक साक्षरता यूनियन टेरिटरी किस यूनियन टेरिटरी में आपको साक्षरता अधिक मिलेगी। तो यूटी के बारे में देखेंगे कि जो सर्वाधिक साक्षरता है वो कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर यूनियन टेरिटरी है वो तो लक्षद्वीप ही है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप है। ये क्वेश्चन कई बार बना है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। दूसरे पे आपको दमन दीव मिल जाएगा। तीसरे पे फिर आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। अंडमान निकोबार तीसरे पे आता है। चौथे नंबर पे देखिए दिल्ली आ रहा है चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे आपको क्या मिलेगा, चंडीगढ़। तो पाँचवें नंबर पे जो चंडीगढ़ है उसका स्थान आता है। छठे नंबर पे फिर आपको पुदुचेरी मिल जाएगा, पुदुचेरी। और लास्ट में कौन है, तो लास्ट में आपको दादरा मिल जाएगा, दादरा नागर हवेली। तो सबसे अधिक साक्षर कौन सा जो है यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है, और सबसे कम कौन है तो दादरा नागर हवेली। और ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे जो शीर्ष साक्षरता है जनसंख्या में वृद्धि वाले राज्य कौन से रहे हैं 2001 से 2011 के मध्य। तो क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं शीर्ष साक्षर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है उस मतलब वृद्धि वाले राज्य। और ये आंकड़े कहाँ से लिए जा रहे हैं, ये आंकड़े 2001 से 2011 के मध्य लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता जहाँ सबसे कम रही होगी, वृद्धि सबसे ज़्यादा वहीं होगी। यहाँ पे ज़्यादा साक्षरता मतलब कि जहाँ जो है वृद्धि होने के चांसेस नहीं होंगे, वहाँ पे वृद्धि तो होगी नहीं। तो सबसे कम आपने देखा कि साक्षरता सबसे कम कहाँ थी, तो सबसे कम जो साक्षरता थी वो दादरा में थी। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो मतलब 2001 से 2011 के मध्य वृद्धि हुई है जनसंख्या मतलब कि साक्षर जनसंख्या में, वो किसके मध्य हुई है, तो वो दादरा और नागर हवेली में ही हुई है। और कितनी हुई है, तो लगभग 119.46% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। फिर दूसरे पे आप देखेंगे दामन दीव, और इस यहाँ कितनी रिकॉर्ड की गई है, तो 75.63%। और अगर बिहार की बात की जाए, तीसरे नंबर पे आपको बिहार मिल जाएगा। और बिहार में कितना रिकॉर्ड किया गया है, तो बिहार में जो रिकॉर्ड किया गया है वो 74.83%। चौथे नंबर पे फिर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, जिसका 62.95% वृद्धि हुई है। और लास्ट में पाँचवें नंबर पे आपको झारखंड मिल जाएगा। और झारखंड में कितनी वृद्धि हुई है, तो 59.24% की वृद्धि हुई है। तो ये हमने देखा कि शीर्ष जो साक्षर जनसंख्या है उसमें कहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है। आगे देखते हैं, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इसको बहुत इसी वजह से बहुत डिटेल में कराया है और लिख के कराया है, ताकि आप अपना नोट्स साथ में बनाते चलें। मैंने भी जब इसको स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मेरा सर बहुत ख़राब हो गया था, बहुत दिक्कत हो रही थी नोट करने में। लोग PDF बना के लाते थे, फटाफट करके मतलब करा के चले जाते थे, फिर बाद में नोट करना बहुत रिस्की लगता था। फिर अब देखिए अपना आराम से, इसी वजह से मैंने थोड़ा नए तरीके से कराया है कि हम अपना खुद भी लिख रहे हैं, आप साथ में लिखते जाइए, कान लगा के सुनते जाइए और नोट करते जाइए। अब हम देखेंगे जो मेल साक्षरता है उसको, यानी कि मेल साक्षरता यानी पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो शीर्ष 5 राज्य या यूनियन टेरिटरी, और किसके मामले में देखना है, तो शीर्ष 5 और जो यूनियन टेरिटरी है ये हमें किसके मामले में देखना है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर से लिख देते हैं। तो शीर्ष 5 राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी, राज्य या यूटी, किस मामले में हम लोग देखने वाले हैं, तो साक्षरता के मामले में देखने वाले हैं। तो शीर्ष 5 राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन है जो पुरुष साक्षरता में टॉप पे है, तो पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता है वो केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है, और कितनी है, तो 96.1% है। ठीक, दूसरे पे आप देखेंगे कौन आएगा, दूसरे पे आपको फिर लक्षद्वीप मिल जाएगा, लक्षद्वीप, और इनकी जो पुरुष साक्षरता है कितनी है, तो ये 95.6% है। कितनी, तो 95.6%। तीसरे पे आप देखेंगे मिज़ोरम, और ये जो मिज़ोरम है इसकी पुरुष साक्षरता कितनी है, मिज़ोरम की है 93.3%। चौथे पे कौन आएगा, चौथे पे आपको गोवा मिल जाएगा, गोवा, और गोवा की जो साक्षरता है वो कितनी है, 92.6% है। और साथ में अगर पाँचवें पे देखेंगे तो त्रिपुरा है, और इनका कितना है, 91.5%। अब हमने जब ये देख लिया तो हमें
मतलब कि न्यूनतम भी तो देखना चाहिए, क्या न्यूनतम बिना देखे तो काम होगा नहीं। तो अगर न्यूनतम की बात की जाए, थोड़ा सा इसको फास्ट मिटाते हैं, थोड़ा सा फास्ट मिटाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड में इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि फटाफट, ओहो 1 मिनट। हाँ, तो हमें क्या देखना है, अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा यानी कि शीर्ष जो पुरुष साक्षरता रही वो किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी में रही। अब हम देखने वाले हैं निम्नतम जो मतलब पुरुष साक्षरता है वो कहाँ पे रही। तो जो निम्नतम पुरुष साक्षरता है वो अब हम देखने वाले हैं, इसको भी मिटा देना चाहिए तभी तो, अभी तो चलिए देख लेते हैं फिर कि सबसे कम कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, निम्नतर कहाँ पे रही। तो जैसा कि आपने देखा अभी पीछे कि सबसे कम जो जनसंख्या सबसे कम जो साक्षर जनसंख्या रही है वो बिहार में रही है। तो वैसे ही अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की आप बात करेंगे तो उसमें भी बिहार जो है वो टॉप पे ही रहेगा, यानी कि पुरुष साक्षरता के मामले में बिहार जो है वो फिसड्डी है। और इनकी कितने पुरुष साक्षरता है, तो ये 71.2% है। फिर दूसरे पे कौन आएगा, दूसरे पे आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। दूसरे पे कौन आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, और इनके यहाँ कितने पुरुष साक्षर हैं, तो 72.6%। अब देखिए ये जो है आरोही क्रम में बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सबसे कम जहाँ पे था उसको हमने पहले मतलब लिख दिया, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा कहाँ है, फिर उससे ज़्यादा कहाँ है, फिर ऐसे करके हम लोग लिख रहे हैं। तीसरे पे आपको कौन मिलेगा, तो तीसरे पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। और आंध्र प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, तो ये 74.90% है। और चौथे नंबर पे आपको मेघालय मिलेगा, मेघालय, और मेघालय की कितनी है, मेघालय की जो जनसंख्या है साक्षर पुरुष जनसंख्या वो 76% है। और अंत में फिर जो जम्मू कश्मीर और झारखंड अगर देखेंगे, टोटल 5 ही लोगों को देख रहे हैं, अब हम लोग 28 के 28 तो नहीं देखेंगे ना। तो अंत में 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो कश्मीर और झारखंड दोनों ही एक ही पोजीशन पे हैं, और यहाँ कितनी पुरुष साक्षरता है, 76.8%। अब हम देख लेते हैं शीर्ष 5 जो है महिला साक्षरता। तो शीर्ष 5 जो राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं महिला साक्षरता के मामले में, उन्हें भी अब हमें देख लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो महिला साक्षरता में भी आप देखेंगे कि जो केरल है वो टॉप पे ही रहेगा, और जो बिहार है वो फिसड्डी रहेगा यहाँ भी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक बार याद हो जाएं तो फिर आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो चलिए देख लेते हैं फिर। पहले तो शीर्ष ही देखेंगे, शीर्ष 5 जो शीर्ष जो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी साक्षरता में अभी तक हमने मतलब मेल्स को देखा था, अब हम फीमेल्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फीमेल्स में। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि स्त्री साक्षरता है वो कहाँ पे है, तो वो केरल में ही है। तो केरल में जो स्त्री साक्षरता है वो सर्वाधिक है, और यहाँ कितनी है, तो 92.1% है। तो कितनी है, 92.1% है स्त्री साक्षरता केरल में। फिर आप देखेंगे मिजोरम में ही सेम पिंच है, जैसे अभी हमने पुरुष साक्षरता की बात की थी, वैसे यहाँ पे आप देखिए कि जो मिजोरम है दूसरे नंबर पे आ रहा है मिजोरम, और कितना है, तो मिजोरम आ रहा है 89.3% के साथ सेकेंड पोजीशन पे। तीसरे पे आप देखेंगे लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा, और यहाँ कितनी महिला साक्षरता है, 87.9% है। और चौथे नंबर पे कौन आएगा, तो चौथे नंबर पे आपको गोवा मिल जाएगा। कौन आएगा, गोवा, और गोवा की जो स्त्री साक्षरता है वो कितनी है, गोवा की 84.7% है। 84.7% के साथ गोवा चौथे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे आपको त्रिपुरा मिलेगा। और त्रिपुरा की स्त्री साक्षरता कितनी है, तो त्रिपुरा की जो स्त्री साक्षरता है वो 82.7% है। तो ये हमने देख लिया कि जो शीर्ष 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी रहे हैं महिला साक्षरता के मामले में उनको। अब हम देखेंगे शीर्ष 5 जो है शीर्ष 5 नहीं, जो फिसड्डी 5 है महिला साक्षरता के मामले में उन्हें। तो 1 सेकेंड में तुरंत देखेंगे। और फिसड्डी में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि बिहार जो है वो पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता हो, सब में फिसड्डी ही आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा कहेंगे तो भी नीतीश बाबू गुस्सा मान जाएंगे सुन लेंगे, तो इस वजह से ज़्यादा फिसड्डी नहीं कहते। तो लेकिन अब जो सच है वो सच है, उसमें तो कोई फेरबदल किया नहीं जा सकता। हम तो नहीं बता रहे हैं ना, ये तो जो आंकड़े आए हैं 2011 की जनगणना में आए हैं। तो आप देखिए जो निम्नतर यानी कि जो बहुत ज़्यादा कम जो साक्षरता रही है स्त्री साक्षरता, वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पोजीशन पे कौन आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बिहार मिल जाएगा, बिहार। और यहाँ स्त्री साक्षरता कितनी रही है,
तो जो बिहार की स्त्री साक्षरता रही है वो 51.5% रही है। कितनी? 51.5%। दूसरे पोजीशन पे आपको कौन मिलेगा? तो दूसरे पोजीशन पे आपको अपना प्यारा राजस्थान मिल जाएगा। और यहाँ की स्त्री साक्षरता कितनी रही है? तो 52.1% रही है, तो बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा है। तीसरे पोजीशन पे कौन मिलेगा? तीसरे पोजीशन पे आपको झारखंड मिल जाएगा। तो तीसरे पोजीशन पे कौन मिल रहा है? तीसरे पोजीशन पे आपको झारखंड मिल रहा है। और झारखंड की जो स्त्री साक्षरता है वो कितनी है? तो झारखंड की है 55.4%। मेरी पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लगता है ढंग से चल नहीं रही। और जो चौथे नंबर पे आएगा वो कश्मीर है 56.4%, और उत्तर प्रदेश अपना 5वें नंबर पर है। तो स्त्री साक्षरता में अब देखिए कहीं तो उत्तर प्रदेश का नाम आया जनसंख्या के बाद तो उत्तर प्रदेश जो स्त्री साक्षरता है उसमें चौथे नंबर पे है। और उसकी है कितनी जनसंख्या? तो चौथे नंबर में जो अपना 5वें नंबर पे आ रहा है, और इसकी जनसंख्या स्त्री साक्षरता 57.2% है। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन जूनियर एडिट में पूछा गया था, बशर्ते उसमें टोटल साक्षरता पूछी गई थी उत्तर प्रदेश की। तो ये हमने देख लिए निम्न 5 जो यूनियन टेरेटरी और स्टेट्स हैं स्त्री साक्षरता के मामले में। तो कौन है सबसे कम जो आपको स्त्री साक्षरता देखने को मिलेगी? वो बिहार में देखने को मिलेगी। दूसरे पोजीशन पे कौन है? राजस्थान। तीसरे पे झारखंड, चौथे पे कश्मीर, और 5वें नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्री साक्षरता है? तो 57.2%। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगर यूनियन टेरेटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरेटरी में वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो दादरा नागर हवेली में। आगे देखते हैं न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर कहाँ है? तो न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर आपको राज्यों में मेघालय में मिलेगा और यूनियन टेरेटरी में लक्षद्वीप में। यानी कि सर्वाधिक जो स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर है वो राज्यों में राजस्थान में और यूनियन टेरेटरी में दादरा नागर हवेली। न्यूनतम जो स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर है राज्यों में मेघालय में और यूनियन टेरेटरी में लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रिलेटेड आंकड़े रहे हैं साक्षरता से। अब हम जनघनत्व की बात करेंगे। तो ये जनघनत्व क्या होता है? तो पर स्क्वायर कि जनघनत्व जो होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, यही जनघनत्व है। अगर टोटल की बात करेंगे तो भारत देश का जो टोटल जनघनत्व है वो कितना है? तो 382 है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 2001 से 2011 के मध्य अगर हम बात करें कि 2001 से 2011 के मध्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुई या घटा हुआ है, तो इसमें वृद्धि हुई है। और कितनी? तो 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, जो कि 17.5% के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि हमारा जो 2001 से 2011 के मध्य में जनघनत्व रहा है वो कितने परसेंटेज वृद्धि रही है या फिर कितने व्यक्ति जो है वृद्धि हुई है? तो 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है और साथ में 17.5% के वो बराबर है। ठीक, अब हम देखेंगे सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कब रही है। तो जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग ऐसे ही हम जो बोल रहे हैं सारी चीज़ें लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल तो रहे ही हैं ना। तो जो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जनसंख्या वृद्धि दर, इसको देखते हैं वृद्धि दर, और ये कब रही है? 1961 से 1971 के मध्य रही है। और कितना रहा है उस टाइम? तो 24.6% रहा है। ठीक, अब हम देख लेंगे कि जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है ये कब रही है? तो ये आपको मिल जाएगी 1911 से 1921 के मध्य। और कितनी थी? तो ये 1.2% थी। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? पहले तो हम देखेंगे कि अधिकतम कितनी रही। तो सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही 1961 से 1971 के मध्य 24.6%। और जो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 1911 से 1921 के मध्य कितनी? तो 1.2%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं जनघनत्व से। आगे देख लेते हैं कि 2001 से 2011 के दशक में जो जनघनत्व रहा उसमें अभी हमने बताया कि 17.5% यानी 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम शीर्ष जनघनत्व की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शीर्ष जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं उन्हें देख लेते हैं। जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं उन्हें देख लेंगे। तो 5 राज्य, तो चलिए देख लेते हैं कौन है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको जो जनघनत्व है वो बिहार में ही मिल जाएगा। बिहार अपना जनघनत्व के मामले में टॉप पे है और सबसे कम जो है साक्षरता के मामले में टॉप पे है। तो इनका जो जनघनत्व है वो कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे में उनके ही पड़ोसी कौन है? तो जो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है, अभी बहुत चर्चा में भी रहा है पश्चिम बंगाल।
तो वहाँ पे कितना है, तो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरे पे फिर अपना जो है सबसे पढ़ा लिखा जो राज्य है वो आ जाएगा, और वो कौन सा है, तो केरल 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पे अपना प्यारा उत्तर प्रदेश आएगा, यानी कि ऊपी आ जाएगा। ऊपी आपको पता है कौन बोला करते थे, मुलायम सिंह यादव जी बोला किया करते थे, अब तो वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना है, 829 है, और ये कौन से पोजीशन पे आता है, तो 4th पोजीशन पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे हरियाणा आ जाता है, 573 उनका जनघनत्व है। और हाँ, अभी हमने आपको जनसंख्या को लेकर के बताया था ना, अभी आप देखिए कि जो जनघनत्व है, जनघनत्व के मामले में, मतलब इसके पहले मैंने आपको सेक्स रेशियो के बारे में बताया था। अभी देखिए जनघनत्व के मामले में अगर जो भारत देश का जनघनत्व है वो 382 है और उत्तर प्रदेश का 829 है, तो जनघनत्व के मामले में जो अपना उत्तर प्रदेश है वो भारत देश के जनघनत्व से ज़्यादा है, यानी कि कहाँ 382 कहाँ 829, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं जो न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं वो कौन से हैं। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, 5 राज्य, तो इसमें कौन आएगा, तो सबसे कम जो जनघनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है, और ये क्वेश्चन 2023 उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है, कितना है, 17 है, यानी कि 1 किलोमीटर वर्ग, मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, मतलब वर्ग में कितने लोग रहते हैं, केवल 17 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे पे आपको कौन मिलेगा, दूसरे पे आपको मिजोरम मिल जाएगा। तो ये अरुणाचल है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा ही लिख दिया है। तो मिजोरम का कितना है, तो 52 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरे पे फिर आपको सिक्किम मिल जाएगा, सिक्किम, और सिक्किम में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 86। चौथे पोजीशन पे आपको नागालैंड मिलेगा 119 के साथ, और 5वें पे आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा 123 के साथ। कल को पूछा जा सकता है कि नॉर्थ इंडिया में, यानी उत्तर भारत में सबसे कम जनघनत्व किसका है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व नॉर्थ इंडिया में सबसे कम है, और है कितना, 123। अब अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, कितना है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ आएगा, तीसरे पे पुडुचेरी आ जाएगा, चौथे पे दमन दीव, 5वें पे लक्षद्वीप, और फिर छठे पे आपको दादरा नगर हवेली मिलेगा, और 7वें पे कौन है, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो जनघनत्व है वो सबसे कम है। यूटी में देख लेते हैं ऐसे कि सबसे अधिक और सबसे कम, क्योंकि पूरा लगाने को तो शायद ही कभी आए। तो सर्वाधिक आप देखेंगे किसका है, सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो दिल्ली का है, दिल्ली, और है कितना टोटल, तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो है वो कितना है, तो 11,320 व्यक्ति। और लास्ट में आपको, यानी कि सबसे कम किसका है, तो न्यूनतम में कौन है, न्यूनतम में आपको अंडमान निकोबार मिलेगा, और कितना है, तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ पे रहते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ पे है, यानी कि किस सी के, मतलब आइलैंड है तो किसी न किसी सी में ही होगा, तो आप मुझे बताइएगा। आगे देखते हैं अपना कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व वाला जिला है वो दिल्ली ही है, और कितना है वहाँ का जनघनत्व, तो 37,346, और नॉर्थ इंडिया में भी ये सबसे ज़्यादा है। मद्रास, यानी जो हमारा तमिलनाडु का मद्रास है, वो साउथ इंडिया में सर्वाधिक जो है जनघनत्व वाला जिला है, जिला नहीं कहेंगे उसको, हाँ जिला ही कहेंगे, और वहाँ का कितना है, तो 26,903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर अगर न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले की बात करेंगे तो वही अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है, टोटल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर नहीं कहेंगे। और दूसरे पे फिर जम्मू कश्मीर का आ जाएगा, और कितने लोग रहते हैं, तो 2 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम देख लेते हैं जो SC कास्ट से रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं। SC यानी स्केड्यूल्ड कास्ट, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। अनुसूचित जाति, तो जो अनुसूचित जाति है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम ये जो शब्द है ये कब प्रयोग में आया था। तो जो 1935 का अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के साथ पहली बार ये वर्ड भारत देश में आया। और जो आर्टिकल 341 है, इसमें इसके बारे में बातचीत की गई है। 2011 में जो SC थे, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई है, उसमें टोटल ये अगर सपोज दैट पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे भारत देश की पॉपुलेशन 100 है, तो उसमें 16.6% जो पॉपुलेशन है वो SC कैटेगरी की है। और 2001 से 2011 के मध्य जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो 2001 से 2011 के मध्य में जो वृद्धि हुई है, 2001 से 2011 के मध्य में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो 20.8% इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
अगर एससी का लिंगानुपात बात करेंगे यानी सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो जो एससी कैटेगरी है इनका जो लिंगानुपात है ये कितना है, तो इनका लिंगानुपात आपको भारत देश के लिंगानुपात से अधिक मिलेगा, कितना है 945। और इसके साथ आप देखेंगे कि एससी सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है। एक और पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे कुछ ज़िले हैं, ज़िले नहीं कहेंगे, ऐसे कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे आपको एससी कैटेगरी का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, और वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है ये अरुणाचल प्रदेश। दूसरे पे कौन आएगा, दूसरे पे आप देखिए कि नागालैंड, और दो जो अपना आइलैंड कंट्री, दो मतलब आइलैंड जो यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा, लक्षद्वीप। और दूसरा कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी एससी कैटेगरी का व्यक्ति नहीं पाया जाता। और क्यों नहीं है, मतलब कि क्योंकि यहाँ जितनी भी जनसंख्या है वो सब एसटी है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों से बिलोंग करती हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो शीर्ष 5 राज्य हैं एससी कैटेगरी में, उसमें कौन कौन आएगा। तो शीर्ष 5 जो एससी कैटेगरी वाले राज्य हैं, शीर्ष एससी कैटेगरी वाले जो राज्य हैं उन्हें हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो आपको यूपी में ही मिल जाएंगी। यूपी के बाद आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी। वेस्ट बंगाल के बाद फिर तीसरे नंबर पे बिहार का स्थान आता है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु आता है, और 5वें नंबर पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का कितना एससी कैटेगरी है, तो वो 20.7% है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है वो अलग से हुई है, उसके बारे में जो आंकड़े हम फिर कभी पढ़ेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो लिया हुआ है, बनाया हुआ है ऑलरेडी यूपी स्पेशल में, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं पहले भी। फिर हम देखेंगे सामान्य जनसंख्या में जो परसेंटेज है इसकी दृष्टि से 5 जो है एससी वाले राज्य। तो देख लेते हैं कि अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो एसटी कैटेगरी है परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पे निवास करती है, तो प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष जो है, शीर्ष 5 ये एससी है, एससी वाले राज्य, एससी कैटेगरी के जो राज्य हैं वो कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आपको कहाँ मिलेगी, तो पंजाब में। तो पंजाब की जो टोटल जनसंख्या है, पंजाब की जो टोटल जनसंख्या है उसका 31.1% जनसंख्या एससी कैटेगरी की है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे पे आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आएगा, उसी के बगल में ही है, और यहाँ कितना है, तो 25.2%। तीसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे अपना पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। और यहाँ कितनी जनसंख्या है, तो यहाँ टोटल का 23.5% एससी कैटेगरी की है। और चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ टोटल कितना है, तो अभी हमने देखा कि 20.7% जो जनसंख्या है वो एससी कैटेगरी की है। और 5वें नंबर पे आता है हरियाणा, जो कि जो है लिंगानुपात में फिसड्डी है, और ये इसके कितना है, तो 20.2%। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि टोटल सपोज दैट 100 जनसंख्या में टोटल 100 व्यक्ति हैं, तो उस 100 में जो 31.1% या 31 या 32 कह लीजिए, इतना जो है वो एससी कैटेगरी के लोग हैं। तो अगर एससी कैटेगरी के मामले में देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से जो अपना उत्तर प्रदेश है वो 4th पोजीशन पे आता है, और है कितने, तो 20.7%। नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूनतम जो एससी कैटेगरी वाले राज्य हैं वो, तो अगर न्यूनतम जो एससी कैटेगरी वाले राज्य हैं उन्हें हम देखेंगे। न्यूनतम जो एससी कैटेगरी वाले राज्य हैं, न्यूनतम एससी कैटेगरी वाले जो राज्य हैं, एससी में अपने आप ही शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है, इसको हम देखेंगे कि इसमें कौन से राज्य आते हैं। राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों देख लेंगे, तो राज्य और यूटीज दोनों ही देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे कम जहाँ आपको मिलेगा वो कौन सा है, तो सबसे कम आपको मिजोरम में मिलेगा, मिजोरम में सबसे कम मिलेगा। और मिजोरम से ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, तो नागालैंड में। और एससी वाले राज्य या यूनियन टेरिटरी, तो अभी तो हमने देखा था कि जो नागालैंड है उसमें जो है कोई एससी मिलती ही नहीं है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। हाँ, हमने तो अभी तो देखा था कि अब एससी कैटेगरी का कोई जो है यहाँ पे है ही नहीं व्यक्ति। तो हाँ, तो यही तो है, नागालैंड में को है ही नहीं, तो न्यूनतम में तो आ ही जाएगा। तो मिजोरम में है। फिर उसके बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, चूँकि यहाँ पे कोई है ही नहीं है ना, तो नागालैंड में भी कोई नहीं है, अरुणाचल में भी कोई नहीं है, और इसके साथ साथ लक्षद्वीप में भी कोई नहीं है, और साथ में अंडमान निकोबार में भी कोई नहीं है। तो सॉरी, न्यूनतम अगर एससी कैटेगरी वाले राज्य देखेंगे तो उस राज्य और यूनियन टेरिटरी, तो मिजोरम के बाद आप देखेंगे कि नागालैंड में भी कोई नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी कोई नहीं है, लक्षद्वीप में भी कोई नहीं है, और
जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे भी कोई SC कैटेगरी का व्यक्ति नहीं पाया जाता। तो हमने देख लिया ये जो आंकड़े थे SC कैटेगरी से। अब जब आंकड़े हमने SC कैटेगरी के देखे हैं तो हमें ST का भी देखना चाहिए। तो चलिए ST का भी देख लेते हैं, यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो ST कैटेगरी से रिलेटेड जनगणना में जो आंकड़े आए हैं उन्हें देखेंगे। तो जो भारत देश की जनसंख्या है उसका टोटल आप देखेंगे कि कितना परसेंट ST है, तो 8.6%। और ये 8.6% जनसंख्या के मामले में कितना है, तो 10 करोड़। तो टोटल जो है 10 करोड़ जनसंख्या अपने भारत देश में कितना क्या है, तो ये ST कैटेगरी की है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि जो पुदुचेरी, चंडीगढ़, जैसे अभी हमने उधर देखा ना कि जो मतलब लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड और साथ में अरुणाचल प्रदेश में कोई SC कैटेगरी का नहीं मिलता, वैसे ही आप देखेंगे कि ST कैटेगरी का कहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि पुदुचेरी में कोई भी ST कैटेगरी का व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो पुदुचेरी में कोई नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ और कहाँ नहीं मिलेगा, तो चंडीगढ़ में भी नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ के अलावा आप देखेंगे कि हरियाणा में भी नहीं मिलेगा, और हरियाणा के साथ साथ आपको पंजाब में भी कोई ST कैटेगरी का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ आपको कोई भी ST कैटेगरी के व्यक्ति नहीं मिलेंगे। कहाँ, पुदुचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं। अब देखते हैं, अगर यूनियन टेरेटरी में बात करें कि जो सर्वाधिक ST कैटेगरी हैं, तो यूनियन टेरेटरी में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वो कौन सी यूनियन टेरेटरी है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो ये आपको दादरा नागर हवेली मिल जाएगी। तो ये कौन है, तो दादरा नागर हवेली है। ठीक, तो दादरा नागर हवेली जो है वो वहाँ पे मतलब ऐसी यूनियन टेरेटरी है जहाँ पे सर्वाधिक ST कैटेगरी की जनसंख्या है। अगर अब राज्यों की बात कर लें, तो हमने ये यूनियन टेरेटरी का देख लिया, तो अब हमें राज्यों का भी देखना चाहिए। तो ST कैटेगरी से रिलेटेड जो राज्य हैं उसमें देखेंगे। और राज्यों में सबसे ज़्यादा जो ST कैटेगरी के व्यक्ति हैं किस राज्य में मिलेंगे, आपको MP में मिल जाएंगे। दूसरे पे फिर आपको महाराष्ट्र, ये मतलब शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, बोल तो है ही है। तीसरे नंबर पे आपको फिर उड़ीसा मिल जाएगा। चौथे नंबर पे कौन है, राजस्थान। और 5वें नंबर पे अपना प्यारा गुजरात, जहाँ से अपने PM जी हैं। तो ये जो है ST कैटेगरी में, यानी कि सर्वाधिक जो ST जनसंख्या है ये कहाँ पाई जाती है। अगर राज्यों की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा जो संविधान है, क्या ST के बारे में वहाँ कोई कुछ प्रावधान है, किसी आर्टिकल में कोई व्यवस्था है। तो आप देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 212 जो है जनजातियों के बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी जनजातियाँ खोज ली गई हैं, तो 774 जनजातियाँ खोज ली गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, शायद इसको कभी पूछा जाए। फिर आप देखेंगे कि जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो SC कैटेगरी का लिंगानुपात 945 था, ओवरऑल 943 है। लेकिन अगर ST की बात करेंगे, एक बार सब लिख देते हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कितना है, 943 है। SC में कितना है, 945 है। ये हम लोग सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। और ST में कितना है, तो आप जब ST कैटेगरी की बात करेंगे तो इनका जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, कितना, 990। तो सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो है ये इन्हीं का है। आगे आप देखेंगे कि जो ST कैटेगरी है उनका जो लिंगानुपात हमने देखा टोटल 990 है। इसमें सर्वाधिक जो लिंगानुपात कहाँ पे मिलेगा ST कैटेगरी में, तो ये जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो गोवा में मिल जाएगा। कहाँ, गोवा। और गोवा में है कितना, 1046। सबसे कम कहाँ मिलेगा, तो सबसे कम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में ST कैटेगरी में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। और ये सारे आंकड़े हम लोग अकॉर्डिंग टू सेंसस देख रहे हैं, वर्तमान की बात नहीं चल रही है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 से ही हम लोग देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में ST कैटेगरी की सबसे कम लिंगानुपात है, कितना है, 924। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से जो लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको ST मिलेंगे, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो लक्षद्वीप में आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से ST मिलेंगे। और परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक SC कहाँ मिलेंगे, तो वो पंजाब में मिलेंगे। ये थोड़ी बातें हैं, इन्हें याद रखना है आपको। और लगभग जो आंकड़े थे वो समाप्त हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें देख लीजिए ऐसे सरसरी निगाह में। तो 2001 से 2011 के मध्य में आप देखेंगे कि जो वृद्धि दर रही है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो शहरों में कितनी रही है, तो 2001 से 11 के मध्य में शहरों में जो वृद्धि दर रही है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो कितनी रही है, तो 31.8% रही है। अगर गाँव की बात की जाए कि गाँव में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, तो 12.3% रही है। और शीर्ष जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो कहाँ पे रही है, तो शीर्ष जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मेघालय में। शीर्ष जो दशकीय वृद्धि दर रही, दशकीय वृद्धि दर, ये आपको मेघालय में मिल जाएगी।
और था कितना वहाँ का मेघालय का, तो मेघालय का ये 27.95% था। ठीक है। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही है, तो नागालैंड में रही है, नागालैंड में। तो ये भी हमने देख लिया। और अगर शीर्ष 10 की वृद्धि दर यूनियन टेरेटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरेटरी में आप देखेंगे दादरा नगर हवेली में रही, और कितनी रही, तो राज्य से ज़्यादा रही, कितनी की 55.8%। और अगर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे यूनियन टेरेटरी में तो लक्षद्वीप की रही कितनी, 6.3%। और अगर ग्रामीण जनसंख्या में शीर्ष 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मेघालय में देखी गई ग्रामीण जनसंख्या में, फिर बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश। और अगर शहरी जनसंख्या में शीर्ष 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे तो बिहार, फिर यूनियन टेरेटरी में दमन दीव। तो शहरी जनसंख्या में जो शीर्ष 10 की वृद्धि दर रही है वो बिहार की रही है 153.4%, और यूनियन टेरेटरी में दमन दीव की रही है 218.8%। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेंसस 2011 से, यानी कि जो जनगणना 2011 हुई थी उससे जो भी रिलेटेड पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़ी लंबी क्लास रही है लेकिन आप इसको आराम से हमारे साथ ही अपना खुद का नोट्स बना के चल सकते हैं। और मैंने ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने खुद अपने नोट्स बनाए थे, अपने नोट्स से ही आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनसे लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेकिन मैंने कुछ लिए हैं, सारे तो नहीं ले सकते थे ना अब एक दिन में। तो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2001 टू 2011 वाज, यानी कि जो भारत की जनगणना रही है 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य में, वो कह रहे हैं कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर का जो परसेंटेज रहा है वो कितना रहा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, आप मुझे इसका जो है आंसर कॉमेंट करिएगा ताकि आप लोग भी कुछ करें, मुझे भी तो पता रहे कि आप लोग कुछ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हालांकि मैंने सभी बताए हैं लेकिन एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे, फिर उसके बाद कमेंट का वेट करेंगे। हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन द इंडिया एज पर 2011 सेंसस, यानी 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना रहा है। तो अभी अभी एक को मिनट नहीं हुआ, मैंने अभी आपको बताया था कि 943 रहा है और ये कहीं पे दिया नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। था कितना, तो 943 रहा है। ठीक, और आगे देख लेंगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अभी ही बताया था कि जो अपना बिहार है वो भैया सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन टोटल मैंने लिए हुए हैं और ये सब उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स एग्जाम मतलब कि पूछे गए हैं, किसी वो ईयर नहीं मैंने लिखा। तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, करा है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में जो जनसंख्या है उसमें कमी ही आ गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो नागालैंड है उसकी जनसंख्या कम हो गई थी कितनी, तो -0.6% जो जनसंख्या है वो कम हो गई थी, यानी कि माइनस में चली गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। फिर आप देख लीजिए ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था पहले ही, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमने पूछा है कि 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। तो जो शिशुओं में लिंगानुपात है वो कहाँ आपको मिलेगा, तो ये हरियाणा में मिल जाएगा। तो ये आज की अपनी क्लास रही। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा बड़ी क्लास हो गई है लेकिन ये भी याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो हर एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी की पूरी क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तभी आप मेरी ये बात सुन रहे होंगे। पूरी क्लास अगर आपने देखा है तो बहुत ही अच्छा काम किया है, आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। आप इत्मीनान से एक बार में अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल को जो है सेंसस के नए आंकड़े आ जाएंगे, अभी 1 2 3 साल तो आने से रहे। तो चलिए, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।